फॉलोइंग डिड दी सेकेंड रिफॉर्म बिल ऑफ 1867 नॉट एकम्प्लिश। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया, डबल द फ्रेंचाइजी डबल किया गया था। थर्ड इज, देखिए इसमें हम लोग सीधे सीधे आंसर को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका पेपर बहुत पास है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है, इनफ्रेंचाइज्ड वर्कर हु ओन प्रॉपर्टी एंड पेड पुअर रेट्स इन एक्सेस ऑफ 10 पाउंड्स पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिविल कोड ऑफ 1804 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो आपको बताना है इसमें से सिविल कोड ऑफ 1804 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर एबॉलिश। तो जो भी प्रिविलेज बर्थ के हिसाब से मिलती थी उसको क्या कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था सिविल कोड ऑफ 1804 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू अ वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अगर देखिए एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज नहीं है, सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड कौन सी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो एप्लीकेबल क्या नहीं है, शी इज़ नॉट पेड फॉर अ लीव। तो अगर कोई लीव लेता है तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये बात क्या है, गलत है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, अगर कोई भी लीव पे है तो उसको भी तनख्वाह मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में कहा गया ओरिएंटलिज्म इज रिफर्स टू। ठीक है, ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है, ओरिएंटल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मतलब है द हाइटेंड यूरोपियन इंटरेस्ट इन द ईस्ट स्पेसिफिकली इजिप्ट। इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिफर्स टू। अब किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल मेंटल जो भी डेवलपमेंट होते हैं सारे के सारे डेवलपमेंट उसमें हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री वॉज। तो पहला और सबसे बड़ा जो टेस्ट था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए वो कौन सा था, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो था क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा गया हरी सन ऑफ अ फार्मर आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। देखिए हरी एक बच्चा है, ठीक है, एक फार्मर का बच्चा है और वो क्या कर रहा है, पढ़ के आया है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से, हैज़ बिकम अ रिसर्च साइंटिस्ट एंड अंडरटेक्स वर्क फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड ऑयल सीड्स, एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू नो द सेक्टर इन विच ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया, फर्स्ट ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, फ्रॉम टर्शरी टू प्राइमरी, सेकेंड फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, थर्ड बोला है फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी और फोर्थ बोला गया है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो इसका अगर आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 का तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मतलब फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है इन जनरल द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीक वॉर वॉज दैट इट। ठीक है, तो आपको ग्रीक वॉर का सिग्निफिकेंस बताना है, ये क्या था। तो पहला जो ऑप्शन है यही सही है, हेल्प्ड यूरोप रीडिफाइन इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस। तो आपसे पूछा गया किस में टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड होती है, तो ये होती है उत्तराखंड में। तो इसका आंसर बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 विच एथनिक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में आपको बताना है जो एथनिक ग्रुप मेजॉरिटी में थे वो कौन से थे। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, वो मेजॉरिटी में थे। ब्रुसेल्स की बात यहाँ हो रही, ब्रुसेल्स आपको पता होगा बेल्जियम की कैपिटल है। ऑन विच बेसिस वर द स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड। तो किस बेसिस पे इनको क्रिएट किया गया था, जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है। ठीक है, तो इनको क्रिएट किस बेसिस पे किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एथनिसिटी। ठीक है, तो कल्चर और एथनिसिटी के हिसाब से इनको क्रिएट किया गया था, लैंग्वेज के हिसाब से नहीं क्रिएट किया गया, रिलीजन नहीं होगा, कॉमर्स और ट्रेड भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है, 12th में देखिए नॉन शेयरिंग ऑफ पावर लीड्स टू। तो देखिए पावर शेयरिंग अगर नहीं हो रही है तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उससे होगा ये पीस अमंग ऑल कम्युनिटीज़। ये गलत है, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो तब होता है जब शेयरिंग ऑफ पावर होती है। नेक्स्ट कहा गया ट्राइनी ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी, ये सही है। निगेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या कहा गया है, 13th क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स दी। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, देखिए जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इसको जीडीपी कहते हैं। और ये कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, 13th क्वेश्चन में पूछा गया, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो किसी भी सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इसमें दिया गया है द इमेंसिपेशन ऑफ रशियन सर्व्स इन 1861। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ग्रांटेड लीगल राइट्स टू 22 मिलियन सर्व्स। ठीक है,
तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है, इसमें कहा गया द जर्मन कन्फेडरेशन, तो जर्मन कन्फेडरेशन के बारे में 4 बातें दी गई हैं, बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही होगी। तो वॉज अ लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है, तो जर्मन कन्फेडरेशन था वो एक वीक ऑर्गेनाइजेशन था, कितने स्टेट्स का, 39 स्टेट्स का। नेक्स्ट कहा गया व्हाट आर द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल फार्मर, तो एक लैंडलेस रूरल फार्मर है, इसका आपको बताना है डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। बेसिक सी बात है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस होगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया, ऑन विच सब्जेक्ट कैन बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं, किस सब्जेक्ट पे बना सकते हैं आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो स्टेट होता है, यूनियन होता है और कॉन्करेंट होता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर जो बात करी गई है, कुछ सब्जेक्ट्स आपको दिए गए, जैसे करेंसी दिया है, डिफेंस दिया है, एग्रीकल्चर दिया है, ट्रेड यूनियंस दिया है, तो 17 का आंसर क्या है, ट्रेड यूनियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, अभी हम लोग ने पिछले उसमें भी देखा था, डेवलप्ड रिसोर्स पे एक क्वेश्चन आया था। तो रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या कह रहे हैं, इफ़ राइस इज़ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा, तो हरियाणा में अगर राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, पंजाब में भी हरियाणा में भी, इन विच स्टेट इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप, तो किस स्टेट में बताना है कि ये सबसिस्टेंस क्रॉप है, तो ये है सबसिस्टेंस क्रॉप कहाँ पर, उड़ीसा में। कौन सी चीज़, राइस, और राइस का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पर होता है इंडिया में, तो ये होता है वेस्ट बंगाल में। 20th क्वेश्चन देखेंगे, 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेट मार्क्ड एज ए एंड बी ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया वेयर नागार्जुन सागर एंड राणा प्रताप सागर डैम इज सिचुएटेड, तो देखिए ए और बी के बारे में आपको बताना है। ए देखिए यहाँ पर है और बी आप देख सकते हैं, ये आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। आपको बताना है ए और बी कौन से स्टेट्स हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जो ए है ये क्या है, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, और अगर यहाँ पर बी देखा जाए तो बी क्या है, बी राजस्थान है, ठीक है, तो ये राजस्थान हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं अब। 21st क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा गया है एल्यूवियल सॉयल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी, वीट, सीरियल एंड पल्स क्रॉप, बिल्कुल ठीक बात है। और रीजन में क्या दिया गया, एल्यूवियल सॉयल वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, तो एल्यूवियल के सॉइल क्या कर सकता है, मॉइस्चर होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये सारे के सारे फसल यहाँ पर आसानी से उग जाती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और साथ ही साथ रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिए कहा गया सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, बिल्कुल ठीक है। और रीज़न क्या दिया है, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू इस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, तो देखिए दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रीज़न देखेंगे तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्यों असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज इसीलिए बनाया गया था जिससे सिन्हाला की मेजॉरिटी हो सके, सुप्रीमेसी हो सके गवर्नमेंट में, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं श्रीलंका में। नेक्स्ट की बात करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन दिया गया इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली 1 वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, ठीक है, तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट की यहाँ बात हो रही है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। रीज़न देख लीजिए, द नॉर्थ वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। 25th क्वेश्चन देखिए, 25th क्या कह रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, तो देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अगर डेवलप होगी तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस में होगा, सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन करेक्ट है। और रीज़न में दिया गया द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स डेवलप, द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, स्ट्रक्चर्स, बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीजेस, तो ये भी आपका रीज़न सही है। और साथ ही साथ रीज़न अगर देखेंगे तो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक करेंगे। 26th क्वेश्चन देखिए, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस हम लोग पहले आपको दिखा देते हैं। केस देखिए, कुछ ज़ोल्वेरिन से रिलेटेड आपको केस दिया गया है, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 26th क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कहा गया, ज़ोल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ डैश, आपको कहा गया है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ज़ोल्वेरिन वॉज, तो ज़ोल्वेरिन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है, ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक फ्रीडम, तो इकोनॉमिक फ्रीडम वॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ज़ोल्वेरिन। नेक्स्ट में कहा गया ज़ोल्वेरिन वॉज, अब ज़ोल्वेरिन था क्या, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो ज़ोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एम ऑफ ज़ोल्वेरिन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन, इट वॉज सेड बाय, अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो एम था ज़ोल्वेरिन का वो क्या था, बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन।
अब ये स्टेटमेंट किसने दिया है पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो ये स्टेटमेंट दिया फ्रेडरिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्टेप टेकन अंडर ज़ोल्वरिन। तो ज़ोल्वरिन के अंडर एक स्टेप लिया गया था, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप था। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप बोला गया एबॉलिशिंग टैरिफ बैरियर्स का एबॉलिश किया था, ठीक है, और साथ ही साथ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ करेंसीज, इसको भी रिड्यूस किया था। फ्री इकॉनमी गलत है, तो इसमें 1 और 2 जो है दे आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 31 देखेंगे, 31 देखिए एक और आपके पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए डेवलप करने के लिए। ठीक है, विच हैज़ मतलब डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री के लिए कौन सी बात यहाँ पर ज़रूरी है और कैसी कंट्री के लिए जहाँ पर कई डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज यहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड कहा गया प्लानिंग ऑफ रिसोर्स, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर किसी भी देश को डेवलप होना है तो। 32 क्वेश्चन देखेंगे अब। इसमें देखिए कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग के लिए कौन सा इसमें क्राइटेरिया नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट दिया है जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स डाइवर्सिटी, ये सही है। ठीक है, डाइवर्स रिसोर्सेज, ये भी सही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ये भी सही है। प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्स अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रिसोर्स प्लानिंग का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें आपका मैच द फॉलोइंग है। अब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, इंडिविजुअल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो कार्स अगर देखी जाए सबसे आसान देखिए, कार्स जो होती है इंडिविजुअल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल पे आएंगे तो आपको पेट्रोलियम मिल जाएगा, रिन्यूएबल देखेंगे विंड एनर्जी मिल जाएगी, और इंटरनेशनल रिसोर्स देखेंगे तो ओशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग के लिए कौन सी बात यहाँ पर गलत है या सही नहीं है पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो अगर देखा जाए तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स प्लानिंग से कोई मतलब नहीं। इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसमें बोथ 1 और 2 इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 में क्या हो जाएगा, तो 34 में ऑप्शन नंबर सी हो गया। 35 में है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट the only necessary condition, the availability of resource is not only the necessary condition for development of any region। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ अवेलेबल होना, किसी भी रिसोर्स का सिर्फ अवेलेबल होना जरूरी नहीं कि किसी भी जगह को वो डेवलप कर सकता है, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए उसके साथ ही साथ। और रीज़न कहा गया नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी फॉर एनी रीजन। तो दोनों ऑप्शन सही है और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी है रीज़न में। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन पे आप टिक करेंगे 35th क्वेश्चन में। 36 देखिए, 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक और आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है। केस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर केस दिया गया है। ठीक है, केस आपको दिया गया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट कितनी मेजॉरिटी, आपको कितनी मेजॉरिटी बतानी है, तो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। ठीक है, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, मतलब लोकसभा से और राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेटेड बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन 1990। तो 1990 की अगर बात करी जाए तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट कर रही थी स्टेट और सेंटर दोनों में, तो ये कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट इज 38, इसमें अगर देखा जाए वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट का एसेंशियल फीचर इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो देखिए इसमें सिंपल सी चीज़ है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर जो होती है वो लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में डिवाइड होती है या डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। 39 देखिए इसमें क्या कहा गया, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग चेंजेस इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कौन सी बात यहाँ पर गलत है रिगार्डिंग पावर शेयरिंग से रिलेटेड कौन सी बात गलत है आपको बताना है। फर्स्ट दिया गया द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कहा गया एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ हाउस विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, ये भी होना चाहिए। और साथ ही साथ देखा जाए थर्ड में क्या कहा गया, इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ये भी आपके पास सही ऑप्शन है। गलत क्या है, गलत कहा गया है द पार्लियामेंट अलोन हैज़ द पावर टू अमेंड द प्रोविजंस रिगार्डिंग पावर शेयरिंग, ऐसा नहीं हो सकता।
पार्लियामेंट कभी भी अकेले पावर शेयरिंग को मतलब चेंजेस उसमें नहीं ला सकता है, कोई भी अमेंडमेंट उसमें नहीं कर सकता है पावर शेयरिंग से रिलेटेड इश्यूज़ का। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 40th और ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इज़ दैट। अब देखिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, तो इज़ गिवन अ यूनिक इलेक्शन सिंबल, सही है। गेट सम अदर फैसिलिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, ये भी सही है। इज़ रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तीनों की तीनों बातें रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे। बाकी के एमसीक्यूज़ जो हैं हर एक पर चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, आप लोग उसको जरूर देख लिया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।